क्लास 12 एमपी बोर्ड मैट्राइसिस आव्यूह चैप्टर नंबर 3 आव्यूह आते हैं बच्चों। आव्यूह पर हम थे डायगोनल आव्यूह पे, ठीक है। कहाँ पर थे? डायगोनल आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह, ठीक। तो देखो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण को छोड़कर, जब किसी आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर इसके सारे अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को डायगोनल आव्यूह में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? विकर्ण को छोड़कर, मान लीजिए यह कोई एक आव्यूह है, तो इसमें विकर्ण को छोड़कर इसके सारे अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे विकर्ण को छोड़कर, ठीक है। A11 आपको पता है, A12 A13, A21 A22 A23, ठीक है। ये थर्ड रो का पहला मेंबर, तो A31, ये थर्ड रो का दूसरा मेंबर A32, ये थर्ड रो का तीसरा मेंबर A33। तो इसमें देखो डायगोनली विकर्ण कहाँ पर बन रहा है? इसमें बन रहा है विकर्ण ये, ठीक है। इसको विकर्ण को छोड़कर सारे मेंबर, विकर्ण को छोड़कर सारे मेंबर क्या होंगे? 0। विकर्ण को छोड़कर सारे मेंबर शून्य होते हैं। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण को छोड़कर इसके सारे मेंबर क्या होते हैं? शून्य होते हैं। विकर्ण को छोड़कर इसके सारे मेंबर शून्य होते हैं या सारे अवयव शून्य होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है। विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब विकर्ण आव्यूह में भी टाइप होते हैं, हालांकि इन्होंने अलग नाम दे दिया है। पहला है इसमें अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 6 है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह में क्या होता है? जिसके सारे विकर्णीय अवयव यानी A11 A22 A33 क्या हो? सेम हो, है ना। जिस विकर्ण आव्यूह के सारे विकर्णीय अवयव सेम हों, विकर्ण आव्यूह के, जब विकर्ण आव्यूह के सारे अवयव क्या होते हैं? विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सारे अवयव बराबर होते हैं। विकर्ण आव्यूह में जब विकर्ण के या डायगोनली जो विकर्ण मिलता है आपको, विकर्ण के सारे अवयव बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सारे अवयव बराबर होते हैं, तो क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है तत्समक आव्यूह और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। तत्समक हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्या है तत्समक आव्यूह। इसको आप अगर इंग्लिश में देखोगे तो नाम है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? इसका प्रत्येक विकर्णीय अवयव एक होता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है बच्चों? प्रत्येक विकर्णीय अवयव एक होता है। क्या होता है? जैसे ये है I1 सिर्फ 1 होगा, ठीक है। I2 तो देखो इसकी कोटि क्या है? एक कोटि है, क्योंकि इसमें सिंगल अवयव है, ठीक, सिंगल मेंबर है। I2 इससे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा 1 0 0 1। 2/2 की है तो इसकी कोटि क्या है? यहाँ पे जो दिया रहता है I1 I2 I3 वो क्या रहता है? उसकी कोटि या ऑर्डर। यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है ये क्या रहता है? ऑर्डर या कोटि, ठीक है। क्या लिखा रहता है? ऑर्डर या कोटि। तो जब किसी विकर्ण आव्यूह के सारे विकर्ण के सारे अवयव एक हों, यूनिट हों, ठीक है, एक हों I3, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्या कहलाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके विकर्ण के सारे अवयव जब एक हों तो वो क्या कहलाता है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मीन्स एक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो गया आपको। विकर्ण आव्यूह के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है? सारे अवयव सेम होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक हों। 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे होगा तो 2 2 2 3 3 3 4 4 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। और तत्समक या यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? इसके जो विकर्ण के अवयव रहते हैं उन सबकी वैल्यू एक ही होगी, सबकी वैल्यू एक होगी। मतलब यहाँ पे देखो जैसे 1 1 1 1 1 और यहाँ पे सिंगल 1, क्योंकि इसकी क्या है? ऑर्डर क्या है? कोटि इसकी एक है।
है ना। इसमें एक रो और एक ही कॉलम है, एक रो और एक ही कॉलम है, सिंगल रो सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो 2x2 है, दो रो हैं, रो 1 रो 2, दो कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो कितना है 2x2 का मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये I2। यहाँ पे जो नंबर लिखे रहते हैं I1 I2 I3 वो क्या है, इनकी कोटि है या ऑर्डर है। अब नेक्स्ट आता है त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर, त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो ये भी बहुत इजी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नंबर 8। त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होता है, इसमें विकर्ण के ऊपर या नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं और क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल जैसे दिखते हैं। माना कोई त्रिभुजीय आव्यूह A है, ठीक, A11 A21 A33 0 0 0 0 0 0। तो देखो विकर्ण के इसमें त्रिभुजीय अवयव की खासियत क्या होती है, नॉर्मल विकर्ण अवयव में जरूरी नहीं कि ऊपर और नीचे दोनों अवयव शून्य हो, लेकिन त्रिभुजीय अवयव में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों के अवयव या किसी एक का अवयव शून्य हो सकता है। तो वे क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल। देखो बन रहा है ट्रायंगल का शेप, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। और इसमें भी दो टाइप होते हैं, पहला आता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ये नाम के ठीक उल्टा होते हैं, अपने नाम से ठीक उल्टा काम करते हैं। नाम से क्या करते हैं, ठीक उल्टा काम करते हैं। अगर कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह है या अपर मीन्स ऊपर वाला, लेकिन अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा, नीचे के अवयव शून्य होंगे। क्या होंगे, A11 A12 A13, ठीक है। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, विकर्ण के, ये विकर्ण है, आपको पता है A11 A22 A33, ये क्या है, एक विकर्ण है, ये विकर्ण है। विकर्ण के नीचे के अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे ऊपर के अवयव, ये भी अपने नाम का ठीक उल्टा होता है। अपर वाले में नीचे के अवयव शून्य होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऊपर के अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। तो A11 A22 A33 लोअर है, तो इसमें क्या होगा, A21 A31 A32, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे के अवयव शून्य होते हैं और ट्रायंगल बनाते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्षैतिज देखो नेक्स्ट क्या आता है, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 11 क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है क्षैतिज अवयव कहलाता है। देखो ये भी बिल्कुल नाम के उल्टा चलेगा। क्षैतिज अवयव मतलब हॉरिजेंटल, रोज ज़्यादा होनी चाहिए, क्षैतिज क्योंकि रोज पंक्तियाँ या रो हॉरिजॉन्टल। ओके, पंक्तियाँ या रो कैसी लिखी जाती हैं? हॉरिजॉन्टल लिखी जाती है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, पंक्तियाँ आप आड़ी लिखते हो या हॉरिजॉन्टल लिखते हो, लेकिन ये भी नाम के उल्टा ही जाता है। इसमें क्या होता है? पंक्तियाँ कम होती हैं और कॉलम ज़्यादा होते हैं, यानी वो पंक्तियाँ कम होती हैं, कॉलम ज़्यादा होते हैं। मतलब ये वर्टिकल अवयव देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो कितने कॉलम है यहाँ पर? C1 C2 C3 C4। और रोज कितनी है? रो 1 रो 2। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो क्षैतिज अवयव होता है, हॉरिजॉन्टल अवयव होता है, उसमें वर्टिकल स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है। वर्टिकल 1 2 3 4 और हॉरिजॉन्टल 1 और 2, मतलब इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी और रो कम होंगे। कॉलम ज़्यादा होंगे और रो कम होंगी, कॉलम ज़्यादा होंगे और रो कम होंगी। अब नेक्स्ट आता है 12 नंबर पे वर्टिकल अवयव और वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर अवयव। वर्टिकल मैट्रिक्स और ऊर्ध्वाधर अवयव। तो ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होगा? ये भी नाम के बिल्कुल उल्टा जाएगा। वर्टिकल है तो कॉलम ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वर्टिकल मतलब मीन्स ऐसा। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कॉलम कम होते हैं और पंक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। कॉलम कम होते हैं और पंक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। लाइक देखो, एक मान लिया कि एक अवयव है A 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो इसे कॉलम कितने हैं? C1 C2, लेकिन इसमें रो कितनी है? रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, ये ऐसा। ठीक, और कॉलम कितने हैं? 1 और ये 2, तो ये भी नाम के उल्टा जाएगा। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे रो ज़्यादा कॉलम कम, रो ज़्यादा और कॉलम कम होते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज अवयव में क्या होता है? क्षैतिज अवयव में कॉलम ज़्यादा होते हैं, रो कम होते हैं, और वर्टिकल अवयव में रो ज़्यादा कॉलम कम होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स या एकल अवयव। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स या एकल अवयव। क्या आते हैं? सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स या एकल अवयव। तो सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें सिंगल मेंबर होगा, एक ही मेंबर होगा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स में एक ही मेंबर होगा। ठीक है, एकल अवयव, एकल अवयव अवयव, एकल अवयव अवयव या सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स में क्या होता है? केवल एक ही मेंबर होता है, केवल एक ही मेंबर होता है। दैट मीन्स एक रो एक कॉलम। एक रो हो गई और इसको अगर वर्टिकली देखोगे तो एक ही कॉलम है। इसकी ऑर्डर क्या होता है? 1 by 1। कोटि क्या होती है इसकी? ऑर्डर या कोटि 1 by 1 होती है। ऑर्डर क्या होता है? 1 by 1। नेक्स्ट आता है 14 नंबर है तुलनीय अवयव, तुलनीय अवयव कंपैरेबल मैट्रिक्स। तुलनीय अवयव कंपैरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय अवयव 14 नंबर पे है। तुलनीय अवयव या कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स या तुलनीय अवयव। तो कोई भी अवयव, तुलनीय अवयव मतलब दो अवयव हों ए और बी की
तुलना कब की जा सकती है? जब इनका ऑर्डर सेम हो, जब इनका ऑर्डर या कोटि सेम हो, है ना, कोटि बराबर हो, ऑर्डर सेम हो या कोटि बराबर हो। मतलब अगर ए 2x2 का एक मैट्रिक्स है, 2x3 का मैट्रिक्स है, तो बी भी 2x3 का होना चाहिए। मतलब 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स तुलनीय अवयव कब कहलाता है? जब इनका क्या हो, देखो ऑर्डर सेम हो। दैट मीन्स देखो ए का दिखाता हूँ मैं आपको, 0 1 2 2 3 4। ठीक, तो देखो रो कितनी है? 1 2, कॉलम 1 2 3। ठीक है, 2 रो है 3 कॉलम है। तो बी की इससे तुलना कब की जा सकती है? जब इसमें भी 2 रो हो, रो 1 रो 2, और कितने कॉलम हो? C1 C2 और C3। 2 रो 3 कॉलम। जब ऑर्डर सेम होगा, रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, ऑर्डर सेम दैट मीन्स कोटि बराबर या रो या कॉलम की संख्या बराबर होगी, तब कोई भी अवयव आपस में आप तुलना कर सकते हो, कंपेरेबल होगा। ठीक है, या तो इसे ही तुलनीय अवयव कहते हैं। नेक्स्ट आता है अवयवों की समता। अवयवों की समता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों की समता या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समता या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अवयवों की समता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो कोई भी दो अवयव बराबर कब हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है, देखो समान कोटि के दो अवयव बराबर हो सकते हैं या कंपेरेबल होते हैं। लेकिन इस मतलब कंपेरेबल जैसी ही बात है, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब समान कोटि के दो अवयव, समान कोटि के दो अवयव बराबर होंगे। कब? जब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे हो, है ना, प्रत्येक पदाक्षरों के युग्म आई और जे के लिए। ठीक है, मतलब उनकी कोटियाँ समान हो, उनके संगत अवयव समान हो। इसमें 2 कंडीशंस और लगती हैं कि इनकी कोटियाँ समान हो, जो ऊपर हमने पढ़ा, कोटि या ऑर्डर इक्वल हो या समान हो। ठीक है, कोटियाँ समान हो, ऑर्डर इक्वल हो। दूसरा, पंक्ति और रो की संख्या समान हो। एक से उनके संगत अवयव समान हो, उनके संगत अवयव समान हो, उनके संगत अवयव समान हो। ठीक है, 2 ही तरीके से, कोटि या ऑर्डर इक्वल हो, दैट मीन्स पंक्ति और रो बराबर हो। ठीक है, मतलब पहला अगर ए 2/3 का है तो बी भी 2/3 का होना चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक, दूसरा उनके संगत अवयव समान हो। इसको मैं अवयव के एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझाऊंगा। और यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, तो इसमें क्या है? इसका मतलब आईवी पंक्ति का जेवा मेंबर। ठीक है, आईवी पंक्ति का जेवा मेंबर। यहाँ पे मतलब जब माना कि यहाँ पे देखो कोई पंक्ति है, जैसे यहाँ पे है A11, ठीक, तो यहाँ पे आईवी पंक्ति यानी पहली पंक्ति का पहला मेंबर, पहली पंक्ति का आईवी पंक्ति का जेवा मेंबर यानी पहला मेंबर। ठीक, जेवा मेंबर या अवयव। ठीक है, इक्वल हो किसके? बी की पहली पंक्ति के, बी की पहली पंक्ति के, पहली पंक्ति के पहले मेंबर की। ठीक है, पहले या जेवे मेंबर के। ठीक है, जे वाला जो मेंबर हो, जेवे मेंबर के। ठीक, तो आई जे का मीनिंग क्या है? अवयव ए की आई पंक्ति, आई पंक्ति के जेवा, मतलब अवयव ए का, ए से यहाँ पे इंडिकेशन क्या है? अवयव ए
आई पंक्ति का जे मेंबर, आई पंक्ति का जे मेंबर मतलब पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर या दूसरी पंक्ति का तीसरा मेंबर, ठीक, इस प्रकार से। अब इसको देखो मैं इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल है, माना एक अवयव है ए, ओके, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे है एक अवयव बी, ठीक, 1 4 9 4 9 16 9 16 और 25, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या था पहला कोटि और ऑर्डर इक्वल हो, है ना, कोटि समान हो या ऑर्डर इक्वल हो, एक ही बात है। तो देखो 1 2 3 रो 3 कॉलम, C1 C2 और लास्ट C3, मतलब इसमें भी देखो तो ये C1 C2 और ये C3 R3 R2 और R1, मतलब ये भी एक A क्या है 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक, और B क्या है, B भी एक 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब इनकी कोटियाँ सेम है, ऑर्डर सेम है, ठीक। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ऑर्डर सेम है। अब आते हैं उनके संगत अवयव समान हो। तो संगत अवयव वाली बात क्या थी, मतलब देखो जैसे यहाँ पर ये 1 का इस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सेकेंड वाले पे ये क्या है A12, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, इसकी वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे देखो B के B12 पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 4, मतलब इनके जब पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 4 हो तो इसकी भी पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 4 हो, तब क्या कहलाते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या अवयवों की समानता या समता, ठीक है। और यहाँ पे पता देखो इससे ये भी क्लियर कर देता हूँ, AIJ पहली पंक्ति यानी IV पंक्ति का J दूसरा मेंबर, अगर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 है तो ये क्या बन जाएगा A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, है ना। देखो जैसे I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 2 है, ठीक, I की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर 4 का स्क्वायर 16, ठीक। तो इस IJ का मतलब ये है, ठीक, बेहद इजी है। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ईजिली अवयव बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे। अब आते बच्चों एक्सरसाइज पे। दो तीन चीज़ें और रहेगी, उनको भी और बता देता हूँ मैं। देखो एक तो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, तो बेहद इजी हैं तीनों की तीनों चीज़ें, ठीक है। अवयवों का योग, अवयवों का योग, तो माना कि दो अवयव हैं A, 1 2 3 4, B क्या है, अलग अलग वैल्यूज लेके बताता हूँ, 7 8 9 10, ठीक। तो उसने कहा कि A प्लस B बताइए, A प्लस B बताइए। तो A11 से, ये पहली पंक्ति का ये है A11 पहली पंक्ति का पहला मेंबर, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, A11 से A11 और B11 ही जोड़ेगा, मतलब B11 B12, पहली पंक्ति के पहले मेंबर से दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर और दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर। देखो A11 से B11 जोड़ेगा, यानी पहली पंक्ति के पहले मेंबर से दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति नहीं यार सॉरी, दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला मेंबर जोड़ेगा, ठीक है, मतलब 1 से 7। अब देखो यहाँ पे A12, तो यहाँ पे क्या आएगा B12 पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर से, पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर से 2 से दूसरी, यहाँ पे पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर जुड़ेगा। अब यहाँ पे आएगा A21 B21 दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर से दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर,
मतलब दोनों अवयवों के सेम मेंबर, मतलब सेम पंक्ति के सेम मेंबर जुड़ेंगे, ठीक है, सेम पंक्ति के सेम मेंबर जुड़ेंगे। A22 प्लस A21 प्लस A22 प्लस B22 है ना। तो देखो पहली पंक्ति का पहला मेंबर 1, दूसरी पंक्ति और यहाँ पर बी वाले अवयव की पहली पंक्ति का पहला मेंबर 7, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 2, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 8, दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर A21 3, B21 9। तो पहली पंक्ति के पहले मेंबर से पहले पंक्ति का पहला मेंबर, दूसरी पंक्ति के दूसरे मेंबर से दूसरी पंक्ति का जो भी एडिशन आए सीधे सीधे लिख देना है। तो देखो 8 10 12 14, ठीक है, बेहद इजी है, सेम आएगा घटाने में, अवयव के सब्ट्रैक्शन में, अवयव के सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, अवयव के सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, ठीक है, अवयवों का योग ठीक है, पहली पंक्ति के पहले मेंबर से पहली पंक्ति का पहला मेंबर, पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर से पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर सेम अवयव जोड़ते हैं, ठीक है, सेम अवयव जोड़ते हैं, ठीक, पहली पंक्ति के पहले से पहली पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति के दूसरे से दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर। अब आते हैं अवयवों के घटाने पर, अवयवों का ठीक है। तो इसमें भी जैसे दिया है a माइनस बी निकालो, a की वैल्यू सेवन 6 5 4, b की वैल्यू 4 3 2 1। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी a माइनस बी में, a11 a11 ये b11, पहली पंक्ति के पहले मेंबर से पहली पंक्ति के पहले मेंबर से अवयव बी का पहली पंक्ति का पहला मेंबर घटेगा, पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर से अवयव बी का पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर। देखो a माइनस बी दिया है इसलिए a से b को घटा रहे, अगर b माइनस ए दे रखा होता तो b माइनस ए दे रखा होता तो b से a को घटाते, ठीक है, पहली पंक्ति के पहले मेंबर से पहले वाले को घटाओगे, यहाँ पर दूसरी पंक्ति के दूसरे मेंबर से पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर को घटाओगे, बेहद ईजी है, विथ साइन, ठीक है, विथ साइन, जोड़ या घटाना दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे -7 या -6 लिखा है तो आपको साइन भी यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, साइन भी यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब करके दिखाता हूँ, देखो हालांकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो पहली पंक्ति का पहला मेंबर 7, अब यहाँ पर पहली पंक्ति का पहला मेंबर 4, यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 6, यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 3, यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर 5 और यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर 2, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 4 और यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 1, क्या हो जाएगा 3 3 3 3। अरे वाह, ठीक है, बेहद इजी है। और मल्टीप्लिकेशन या गुणा कैसे करते हैं, अवयवों का गुणा अवयवों में गुणा, ठीक है, इसे लिखा है 3 × a। ओके, बताओ, और अवयव a यही है तो आपको क्या करना है, हर मेंबर के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 7 3 × 6 3 × 5 एंड 3 × 4। हर मेंबर के साथ जितने भी मेंबर्स हैं अवयव के अंदर सबके साथ उनका मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जितने भी मेंबर हैं सबके साथ उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि आपको मैट्राइसेस अवयव चैप्टर नंबर 3 MP बोर्ड क्लास 12 बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब आते हैं एक्सरसाइज ए पर। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अवयव और अवयव क्या होता है, अवयव की खोज किसने की और अवयव के टाइप, ठीक, बहुत ही प्यारा चैप्टर है।